मैं सुबह उठते ही बिखरे हुए घर को ठीक करने में लग गई। हमारा परिवार कल ही इस नए घर में शिफ्ट हुआ है। मेरा पति जोश और मेरे तीनों बच्चे अभी सो रहे हैं। मैंने सबसे पहले किताबों को शेल्फ में रखा, फिर मेरी नजर फोटो एल्बम पर पड़ी और मैं उसे देखने बैठ गई। तभी मेरा सबसे बड़ा बेटा डेल्टन, जो 8 साल का है, मेरे पास आकर कहने लगा उसे अपना कमरा पसंद नहीं आया। मैं उसे समझाती हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। वो एल्बम में मेरे बचपन की फोटो को देखने के बाद अपने पापा के बचपन की फोटो को ढूंढने लगा। मैंने उसे बताया कि उसके पापा के बचपन की कोई भी फोटो नहीं है। तभी मेरी छोटी बेटी कैली उठ जाती है और रोने लगती है। मैं घर के बाकी कामों में लग जाती हूँ। जोश ने कहा कि वो किसी जरूरी मीटिंग की वजह से आज मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। किचन के काम निपटाकर मैं जैसे ही लॉन में पहुँची तो मैंने देखा वो किताबें जो मैंने शेल्फ में रख दी थी वापस जमीन पर बिखरी हैं। मुझे लगा ये डेल्टन की शरारत होगी, पर डेल्टन ने मुझे बताया कि उसने मेरी किताबों को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, पर मैं वापस काम में लग गई। शाम को जब मैं सारे काम निपटाकर पियानो बजाने बैठी, तभी मेरे पास रखे बेबी मॉनिटर से कैली के रोने की आवाज आने लगी। पर मुझे कैली के साथ एक और आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज पता नहीं किस चीज की थी। कैली को तो मैंने चुप करा दिया, पर वो आवाज मुझे अभी भी आ रही थी। मैं उस आवाज के पीछे ऊपर स्टोर रूम में गई। वहाँ बहुत अंधेरा था। मैंने इधर उधर देखा, फिर वापस आ गई। रात हो चुकी थी। जोश बच्चों के लिए खिलौने लाया था और वो खुशी खुशी खेल रहे थे। मैं अपने म्यूजिक शीट्स का बॉक्स ढूंढ रही थी जो मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी ऊपर स्टोर रूम से डेल्टन के चीखने की आवाज आती है। मैं और जोश भागते हुए ऊपर पहुंचते हैं। वहाँ अंधेरा था और डेल्टन जमीन पर गिरा हुआ था। उसने बताया वो सीढ़ियों से गिर गया है। उसके सर और पाँव पर चोट आई थी। जोश उसे उठाकर नीचे ले जाने लगा। तभी मेरी नजर मेरी म्यूजिक शीट्स के बॉक्स पर पड़ी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, जो चीज मैं वहाँ लेकर ही नहीं गई वो वहाँ कैसे पहुँची। हमने स्टोर रूम को लॉक कर देने का फैसला किया। मैंने जोश को बताया कि आज पूरे दिन मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर मैं नहीं कर पाई। उसने मुझे समझाया कि ये नई जगह है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह हो गई थी और सब उठ गए थे, लेकिन डेल्टन अभी तक नहीं उठा। जोश उसके कमरे में देखता है कि वो अभी तक सो ही रहा है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर डेल्टन नहीं उठता है। हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, पर कोई इंटरनल इंजरी नहीं नजर आती। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर का कहना है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, पर ये कोमा में है। हम समझ नहीं पाते कि रात को तो डेल्टन ठीक था, फिर वो कोमा में कैसे चला गया। 3 महीने बीत जाते हैं, पर डेल्टन कोमा से बाहर नहीं आता। तरह तरह के डॉक्टरों से चेकअप कराने के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखता। डॉक्टर का कहना है कि ऐसा केस उन्होंने पहली बार देखा है। शाम को मैं पियानो बजाने बैठती हूँ। अचानक बेबी मॉनिटर से फिर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। मैंने जैसे ही वॉल्यूम तेज किया तो वो बहुत सी आवाजें थी और उनमें से एक आवाज कह रही थी, इसे मुझे दे दो, इसे मुझे दे दो। और कैली रोने लगती है। मैं भागकर वहाँ पहुँचती हूँ, पर वहाँ कोई नहीं होता। रात हो जाती है। मैं अपने छोटे बेटे फोस्टर के पास थी। उसने मुझे बताया कि उसे डेल्टन से डर लगता है, क्योंकि डेल्टन रात में चलता है। मैं हैरान रह गई, जो डेल्टन 3 महीनों से कोमा में है वो कैसे चल सकता है। सुबह से हो रही इन अजीब चीजों के बारे में मैं जोश को बता ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक बेबी मॉनिटर पर कैली के रोने की आवाज आने लगती है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ, वहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ा होता है। मैं डर के मारे जोर से चिल्लाती हूँ। जोश वहाँ आकर इधर उधर देखता है, पर कोई नजर नहीं आता। फिर डोर अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। जोश देखता है दरवाजा अपने आप खुल गया है। वो पूरे घर में चेक करता है, पर घर में कोई नहीं होता। एक और दिन बीत जाता है। जोश ने कॉल पर बताया कि वो अभी कुछ दिनों तक रात में देर से घर आएगा। डेल्टन की नर्स से पूछने पर उसने बताया कि उसकी हालत अभी भी वैसी ही है। उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। मैं निराश होकर डेल्टन का बेड ठीक करने लगती हूँ और मैं चौंक जाती हूँ। वहाँ किसी के खून से रंगे हाथों के निशान थे। मैं बहुत डर गई थी और मैंने जोश को तुरंत घर आने को कहा। मैंने उससे पूछा कि वो घर देर से क्यों आता है। मैंने उसे ये भी बता दिया
कि इस घर में अजीबोगरीब सी चीजें होती हैं और मुझे इससे डर लगता है। मैं अब इस घर में अकेली नहीं रह सकती। जोश बाहर लॉन में सो रहा था और मैं केली के साथ अंदर कमरे में सो रही थी। अचानक रात में मेरी आँख खुल जाती है। मैं देखती हूँ कि दरवाजे के उस पार कोई वहाँ से आ जा रहा है और देखते देखते वो कमरे के अंदर आ गया। एक डरावना सा आदमी, और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाने लगी। केली भी मेरे पास में रोने लगी। जोश भागकर मेरे कमरे में आया, पर वो आदमी गायब हो चुका था। मैं बहुत डर गई थी और मैंने जोश से कह दिया कि अब हम यहाँ एक दिन भी नहीं रहेंगे। अगले ही दिन हमने वो घर छोड़ दिया। हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और यहाँ जोश की माँ भी हमारे साथ कुछ दिन रुकने वाली थी। हम सामान को सेट कर रहे थे कि जोश की माँ हमारी फैमिली फोटो देखकर हैरान हो गई कि जोश ने फोटो कैसे खिंचवा ली। फिर अगले दिन मैं घर के कामों में लगी थी और मैं देखती हूँ अंदर लॉन में एक छोटा सा बच्चा डांस कर रहा है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ वो गायब हो जाता है। वो फिर घर में मुझे कभी यहाँ और कभी वहाँ भागता हुआ दिखता है और फिर गायब हो जाता है। मैं उसके पीछे डेल्टन के कमरे में पहुँचती हूँ। वहाँ अलमारी के पास कोई दिखता है। मैं जैसे ही करीब जाकर देखती हूँ वो मेरे ऊपर से कूदकर गायब हो जाता है। मैं बहुत डर गई थी और मैंने एक प्रीस्ट से मदद लेने की कोशिश की, पर जोश को ये चीज पसंद नहीं आई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि कोई ऐसी चीज है जो हमारे पीछे इस घर में भी आ चुकी है। जोश की माँ ने यकीन करते हुए मुझे बताया कि उन्होंने कल रात एक डरावना सपना देखा जिसमें एक काली परछाई डेल्टन को अपने साथ ले जाना चाह रही थी। ये बताते हुए उन्हें वो काली परछाई जोश के पीछे से झांकती नजर आती है और वो जोर से चिल्लाती है। हम सब घबरा जाते हैं। तभी डेल्टन के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। हम दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद दरवाजा खुलता है और हम देखकर डर जाते हैं। डेल्टन जमीन पर बेहोश गिरा होता है और सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं। जोश की माँ कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो तुम लोगों की मदद कर सकता है। अगले दिन स्टीवन और टकर नाम के दो आदमी ये चेक करने आते हैं कि हमारे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं। उन्हें घर में कुछ बहुत अजीब दिखता है, जिसके बाद वो एलिस को बुलाते हैं। स्टीवन और टकर एलिस के अंदर काम करते थे। अगली सुबह एलिस घर आती है। वो जोश को कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, पर जोश उसे नहीं पहचान पाता। फिर वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। वो घर को देखने लगती हैं और स्टीवन को अपना स्केच बुक लाने को कहती हैं। स्टीवन ने बताया कि एलिस जो भी देखती है मैं उसकी तस्वीर बनाता हूँ। अब हम सभी डेल्टन के कमरे में पहुँचते हैं। एलिस ऊपर पंखे की तरफ देखती है और स्टीवन के कान में कुछ बोलती है और वो स्केच बुक पर जल्दी जल्दी कुछ बनाने लगता है। एलिस कुछ बोल रही है और स्टीवन कुछ बहुत जल्दी से ड्रॉ करता जा रहा है। ये सब देखते देखते मुझसे रहा नहीं गया। मैंने स्टीवन से स्केच बुक छीन ली। उस पर एक बेहद डरावनी लाल शक्ल वाली बड़ी सी काली परछाई थी। एलिस ने हमें बताया कि डेल्टन कोमा में नहीं है, ये एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। डेल्टन का शरीर यहाँ है पर उसकी आत्मा यहाँ नहीं है। डेल्टन को नींद में ट्रेवल करने की आदत है। वो बचपन से ही नींद में ट्रेवल करता आ रहा है। उसका शरीर उसी दुनिया में कहीं खो गया है और वो आत्माओं की दुनिया में चला गया है। उस दुनिया में बहुत सी भटकती आत्माएं हैं जो उसके शरीर का सहारा लेकर इस दुनिया में वापस आना चाहती हैं और अपना मकसद पूरा करना चाहती हैं। उन आत्माओं को पता चल गया है कि डेल्टन का शरीर खाली है। जैसे जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से दूर होती जाएगी, ये बुरी आत्माएं उसके करीब आती जाएगी। तुम्हारे बेटे के पास वक्त बहुत कम है। वो बहुत सारी आत्माएं हैं और बहुत करीब आ चुकी हैं। डेल्टन के आत्मा को अगर उसके शरीर में वापस नहीं लाया गया तो ये बुरी आत्माएं उसके शरीर में आ जाएगी और फिर वो अपना मकसद पूरा करेगी। जोश इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो एलिस को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। रात हो जाती है। जोश डेल्टन के कमरे में जाता है। वहाँ उसे दीवार पर डेल्टन की बनी पेंटिंग्स दिखती हैं, जो कहीं न कहीं स्टीवन की बनाई स्केच से मिल रही थी और उसे यकीन हो जाता है कि एलिस सच कह रही थी। हमने अगले दिन फिर से एलिस को बुलाया। उसने बताया कि वो डेल्टन की आत्मा से बात करने की कोशिश करेगी और उसे यहाँ उसके शरीर में वापस बुलाएगी। अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से एलिस ने डेल्टन से संपर्क बनाया। स्टीवन एलिस की बात सुनकर हमें बताने वाला था
और टकर कमरे में होने वाली हर गतिविधि को कैमरे में कैप्चर करने वाला था। हम चारों एक ही टेबल के चारों ओर बैठ गए और एलिस ने बात करना शुरू किया। हमें पता चला कि डेल्टन वहाँ किसी से बहुत डरा हुआ है। वहाँ बहुत अंधेरा है और उसे वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। वो हमें जाने के लिए कह रहा था क्योंकि अगर आत्माओं ने हमें सुन लिया तो वो हमें मार देंगे। तभी कुछ बहुत सी अजीब आवाज आती है और डेल्टन उठकर खड़ा हो जाता है। वो हम सब पर हमला करना शुरू कर देता है। कमरे में बहुत सी आत्माएं आ जाती हैं और वो भी हम पर हमला करना शुरू कर देती हैं। एलिस लपक कर डेल्टन के बाल पकड़ लेती है और चीखने लगती है, छोड़ दो इस बच्चे को। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं। डेल्टन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। एलिस जोश की माँ को बुलवाती है और वो दोनों मिलकर हमें बताती है कि जोश भी एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्रेवलर था। उसे भी बचपन में एक बूढ़ी औरत नजर आती थी जो उसे डराती थी। पहले तो जोश की माँ को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ था, पर जब उन्होंने जोश के बचपन की फोटो को ध्यान से देखा तो उन्हें सचमुच एक बूढ़ी औरत हर फोटो में नजर आई जो धीरे धीरे जोश के करीब आ रही थी। जोश को इस चीज से निकालने के लिए बहुत साल पहले जोश की माँ ने एलिस की मदद ली थी और इसीलिए वो उसको पहले से जानती थी और इसी वजह से जोश के बचपन की कोई फोटोज नहीं है। जोश को एलिस ने ये सब दोबारा इसलिए याद दिलाया क्योंकि सिर्फ जोश ही डेल्टन को उसकी दुनिया में जाकर उसे वापस ला सकता है। जोश एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से उस दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और उसे बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं। वो आगे बढ़ता है, फिर उसे एक लाल दरवाजा दिखता है जैसा उसने डेल्टन की पेंटिंग में देखा था। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन एक आत्मा उस पर हमला कर देती है। उसे एलिस की आवाज आती है कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो और क्योंकि तुम जिंदा हो तुम उसे मार सकते हो, और वो उस आत्मा को मारकर लाल दरवाजे के अंदर चला जाता है। वो डेल्टन की पेंटिंग की मदद से उसके पास पहुंच जाता है। डेल्टन बेड़ियों में बंधा कोने में बैठा रो रहा होता है। वो उसे छुड़ाकर जैसे ही भागने लगता है कि एक काली आत्मा उस पर हमला कर देती है, पर जोश किसी तरह डेल्टन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर सारी आत्माएं उसे घेर लेती हैं और हमारी दुनिया में घुसने की कोशिश करने लगती हैं। सारी आत्माएं हमारे घर पहुँच जाती हैं और जोश को घेर लेती हैं। हम जोश को वापस बुलाने के लिए आवाजें लगाने लगते हैं, पर उसे वहाँ पर वही बूढ़ी औरत दिख जाती है। जोश उस बूढ़ी औरत को चले जाने के लिए कहता है और फिर दोनों जाग जाते हैं। डेल्टन और जोश दोनों को होश आ जाता है। हम सब नीचे बैठे डेल्टन से बात कर रहे थे। जोश ऊपर कमरे में एलिस के साथ था। अचानक ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। मैं ऊपर पहुंचकर देखती हूँ कि एलिस को किसी ने मार दिया था। मैं जोश को इधर उधर ढूंढती हूँ पर वो कहीं नजर नहीं आता। मैं घबराकर एलिस का गिरा हुआ कैमरा उठाती हूँ और कैमरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है।